हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए डेरिवेशन में अब अगला डेरिवेशन है हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हमने जो देखा वो अक्षीय क्षेत्र में था, अब क्या है निरक्षीय स्थिति में, सॉरी पहले जो देखा था अक्षीय स्थिति में और अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डेरिवेशन को। तो यहां पर देखो क्या है निरक्षीय। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो के प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक द्विध्रुव बना हुआ है और जिसके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2l। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2l। तो हमें क्या करना है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब इसके यहां ऐसे इस तरीके से। तो मध्य बिंदु से जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं कि कोई पी बिंदु है और उस पी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति पर हमें क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। निरक्षीय मतलब इस तरीके से यहां पर ऐसे कि मान लेते हैं ऐसे इस यहां पर नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी। तो यहां मान लेते हैं कि ये जो हमारा मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु के लंबवत ये क्या है यहाँ पर ओ क्या है मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु से जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ एक आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। उस पी बिंदु पर हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, जो ये लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है जो हमने यहाँ बनाया है वही यहाँ पर लैंग्वेज है। देखो सबसे पहले जैसे हमने लिखा कि ये ए बी मान लेते हैं, ए बी ए और बी एक द्विध्रुव है जो कि किससे बना हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है और उनके बीच की दूरी क्या है 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है 2l है और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर की तरफ निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लंबवत ऊपर देखो यहां मान लेते हैं कि कोई पी बिंदु है, पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर इस P बिंदु पर हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास प्लस क्यू माइनस क्यू है लेकिन यहां पर देखेंगे कि यहां इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये इसको मान लेते हैं यहां पर कि P से इस ये जो डिस्टेंस है O से P ये मान लेते हैं कि R है। कितनी है ये R है। O से P यानी कि मध्य बिंदु से P बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी है R है और ये मान लेते हैं इसके बीच की दूरी और ये मान लेते हैं इसके बीच की दूरी ये है। तो देखो यहां पर ये कितना है 90, ये कितना है 90। अब यहां पर देखो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना माना थीटा। अब देखो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी बाहर की तरफ। ये क्या है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बाहर की तरफ होगी, यानी कि इस तरफ ऐसे बाहर की तरफ प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ ऐसे बाहर की तरफ होगी और माइनस क्यू के कारण किधर होगी अंदर की तरफ। माइनस क्यू के कारण किस तरफ होगी ये क्या है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा अंदर की तरफ ऐसे और प्लस क्यू के कारण कैसे होगा बाहर की तरफ। ये सर्किट देखो यहां मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू है प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू के कारण किधर होगी बाहर की तरफ और माइनस क्यू के कारण किस तरफ होगी अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। प्लस क्यू के कारण हम मान लेते हैं कि ये क्या है E1 और माइनस क्यू के कारण मान लेते हैं कि कौन सी है E2। माइनस क्यू के कारण क्या है E2 और ये हमारा क्या है P बिंदु। अब देखो
ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये भी एंगल क्या होगा, मान लेते हैं कि त्रिभुज क्या है, एक जैसे दिखाई दे रहा है सब रूप, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो कर्ण, ये क्या है 90, 90 के ठीक सामने क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा देखो। अच्छा उससे पहले हम एक डिस्टेंस और देख लेते हैं, ये पूरी कितनी है 2l, तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी l, यानी कि a से o तक लेके कि l, और o से b ये भी क्या हो जाएगी l, क्योंकि ये पूरी कितनी है 2l, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी l। तो अब हम कर्ण निकालते हैं, ये एंगल क्या है 90, तो कर्ण क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब हम क्या कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितनी है आर और ये कितनी है एल, तो कर्ण क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो इस तरफ भी ये क्या हो जाएगा, इस तरफ भी हमारे पास जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या करते हैं यहां पर देखो, ये जो अगर टोटल देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण आएगी, कहां आएगी ई, तो इन दोनों के बीच में ऐसे ही होगी, इस तरफ ही आएगी पी बिंदु पर। तो हम क्या करते हैं इस आधार के बराबर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आधार के बराबर ऐसे, ये देखो आधार के बराबर मान लेते एक लाइन है, क्यों, क्योंकि जो टोटल जो आएगी वो पी के कारण इस तरफ ही आएगी। तो यहां पर देखिए ये कौन थीटा है, तो यहाँ पर जेड बन रहा है, तो ये भी कौन कितना होगा थीटा, ये भी कौन कितना होगा थीटा। तो हमने क्या किया आधार के बराबर एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि टोटल जो आएगी वो पी के कारण इस तरफ ऐसे आएगी, तो आधार के बराबर यहाँ पर एक लाइन क्या की है ड्रॉ की है। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा, देखो जेड बन रहा है ऐसे, जेड के कारण। अब ये देखो दो दो समांतर लाइन है, तो इसको एक तिर्यक लाइन काट रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या है यहां पर थीटा ही होगा, ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें, तो देखो यहां पर हमने यहां पर लैंग्वेज में भी हमने क्या लिखा है, यही लिखा है कि यहां पर हमारे पास कि एक द्विध्रुव है ए और बी, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। तो आप खुद ही लिख सकते हो एकदम इजी अपनी भाषा में लैंग्वेज को, तो रटने की जरूरत नहीं है कि ए और बी एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। अब देखो आप खुद देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, तो हम लिख देंगे इनके बीच की दूरी 2l है। फिर हमने क्या किया इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत ऊपर की तरफ, या आप लिख सकते हो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहां पर हम डेरिवेशन को थोड़ा आगे लिखते हैं। अब हमने तो देखो यहां पर अब क्या लिखेंगे कि जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E1, और माइनस क्यू के कारण की कितनी है E2, क्योंकि देखो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कहां निकला बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो चलिए और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या हो जाएगी E1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी E1 क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्या अपने पास क्यू के कारण देख रहे हैं तो क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका भी क्या है हमारे पास होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, तो क्या बनेगा के क्यू अपॉन में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। अब हम किसके कारण देखेंगे, ये देखी थी प्लस क्यू के कारण, यानी कि धनावेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी E1। अब देखेंगे ऋणावेश के कारण माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण क्या है, अंदर की तरफ E2 है, तो E2 निकालेंगे, सेम क्या होगा, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2। क्या हो जाएगी, E2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो E1 क्या थी, ये रही E1, तो E2 क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन में E2 बराबर के क्यू अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर, तो सेम ही है, क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर। तो क्या होगा, स्क्वायर क्या करेगा, अंडर रूट को खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गई किसके कारण, E2 के कारण। अब देखो यहां पर एक चीज समझने वाली कि जो E1 और E2 है, E1 और ये जो E2 है, इन दोनों की दिशाएं क्या है, अलग अलग है, विपरीत दिशाएं। तो इनको सदिश घटकों में हम क्या करेंगे, अब वियोजित करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सदिश घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखो सदिश घटकों में वियोजित करते हैं, ये क्या है, देखिए इधर E1, यहां पर ये E1 है, और ये यहां पर क्या है, E2 है। ये क्या है, देखो इधर E1 और ये क्या, E2। फिर देखिए इधर, यहां पर ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, और इसको अगर हम वियोजित करेंगे ऐसे, तो देखो जो थीटा के पास होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और दूर होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। देखो ऐसे इस तरीके से मान लो थीटा है, ऐसे ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा के इस तरफ क्या होगा, ई कॉस थीटा, और विपरीत क्या होगा, ई साइन थीटा, ऐसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनको सदिश घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखो सदिश घटकों में वियोजित करने के लिए आपको पता है ये E1 और E2, तो E1 के कारण देखो इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, थीटा की तरफ क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और थीटा के इस तरफ ये क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, E1 क्या हो जाएगा, sin थीटा। फिर देखो E2 के इस तरफ क्या हो जाएगा, ये E2 cos थीटा, थीटा की तरफ, और यहां पर क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। देखो थीटा के अगर इस तरफ पास में, वो तो हो जाएगा cos घटक, और इस तरफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो देखो क्यों, E1 और E2 क्या है, एक्चुअल में दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो विपरीत है, तो हमें क्या करना है, इसको सदिश घटकों में वियोजित करना है। तो क्या किया, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो जो थीटा के पास होगा वो क्या, E1 cos थीटा, ये E1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये क्या होगा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब यहां पर देखो जो E1 और E2 है, देखो E1 और E2 दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा कुछ भी हो सकती है लेकिन परिमाण में क्या है, वो बराबर है, परिमाण में बराबर है। तो आप यहां देखोगे ये दोनों जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, वो परिमाण में तो क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत। तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, परिणामी तीव्रता, वो आएगी किसके कारण, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण आएंगे। किसके कारण आएंगे, देखो दोनों की जो आएगी वो आएगी क्योंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये एक ही डायरेक्शन में, देखो इनके कारण हमारी टोटल परिणामी तीव्रता आएगी। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या है, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम इसको यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज के लिए
तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि E1 और E2 की दिशाएं भिन्न है, E1 व E2 की दिशाएं भिन्न है, भिन्न है ना। देखो E1 और E2 की दिशाएं भिन्न है, अतः सदिश घटकों में वियोजित करने पर, अतः सदिश घटकों में वियोजित करने पर तो क्या होगा, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा परिमाण में तो समान, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परिमाण में तो समान परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, अतः यह निरस्त हो जाएंगे, अतः यह निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो देखो दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि जो अपनी परिणामी तीव्रता है वो किसके कारण आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, परंतु E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता, तो जो परिणामी तीव्रता है वो किसकी वजह से आएगी, E1 cos थीटा यानी कि E निरक्षीय किसकी वजह से आएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के कारण आएगी। इन दोनों इसके वजह से जो टोटल है वो किसके कारण आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण आएगी। अब देखो यहां पर तो E निरक्षीय क्या हो जाएगा, E1 की जगह क्या रख देंगे, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये अब cos थीटा, देखो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इस डायग्राम से। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा आधार बट्टा कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, आधार कितना है L, आधार कितना है ये रहा L, और कर्ण कितना है ये रहा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई cos थीटा की। तो यहां पर अब cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे, L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E2 cos थीटा क्या होगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, L अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगी। अब देखो यहां पर इसकी पावर देखो क्या है, अंडर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर वापिस अगर इसको और आगे तो क्या बन जाएगा, देखो KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन में इसकी क्या लिख सकते हैं, पावर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस, क्योंकि अंडर रूट था तो पावर हटा दी, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन इसकी पावर क्या रख सकते हैं हम, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो यहां पर इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अगर टोटल देखेंगे तो ये पावर देखो 1 है, ये 1 है, तो ये 1/2 तो क्या हो जाएगा 3/2।
तो देखो ये क्या है, के क्यू अपॉन एल, और इसकी पावर क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 के क्यू इंटू एल अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। जैसे हम जोड़ते हैं ना x प्लस एक्स क्या होता है 2x। तो पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखो अब इसको यहां पर मैं डायरेक्ट ही तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक और एक कितना होता है 2। जैसे x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो यहां पर ई निरक्षीय क्या लिख सकता हूं 2k/QL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, एक और 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, ये दो बार एक और एक कितने हो जाएंगे 2। तो मैंने डायरेक्ट ही क्या लिख दिया 2k/QL अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर देखो जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है यह क्या है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आर जो बड़ा है वो किससे एल से काफी बड़ा है। जो आर है वो एल से क्या है काफी बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के। लगभग बराबर किसके हो जाएगा आर स्क्वायर के। तो हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं आर स्क्वायर। तो चलिए रखते हैं यहां पर। तो यहां रखेंगे देखो तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा एक चीज और करते हैं, ये 2k/QL है ना, यानी कि Q और इंटू 2L ये किसके बराबर है P के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा K और P, क्योंकि देखो 2 और k/QL को साथ में लिया तो क्या बन गया हमारा P। तो क्या हो जाएगा K तो पड़ा ही है K, और इसकी जगह क्या आ गया P, और यहां पर क्या रखेंगे आर स्क्वायर और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो देखेंगे कि इसको ये और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बनेगा KP अपॉन में आर क्यूब। तो ई निरक्ष क्या आ जाएगा KP अपॉन में आर क्यूब। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा निरक्षीय पर। तो धन्यवाद।